सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे के फिन टेक्नोलॉजीज के बारे में। काफी रिक्वेस्ट थी आप व्यूअर्स की इस टॉपिक पर। कल भी मैंने आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट पर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ऑल्दो कुछ व्यूअर्स आप में से नाराज भी दिखे कमेंट बॉक्स में कि भाई मेरा टॉपिक नहीं लिया। देखो यार, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर टॉपिक डिस्कस कर सकूं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट रहती है। बट वकील, फाइलिंग, इन सब में देखो टाइम लगता है, मुझे बाकी काम भी करने होते हैं, तो कई बार मेरे से मिस हो जाते हैं कुछ टॉपिक्स जो मैं डिस्कस नहीं कर पाता। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर डिस्कशन करना बनता भी नहीं है। बहुत मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं उन कंपनीज के अंदर, बिल्कुल जीरो कंपनीज होती है। तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं। अगर वो कंपनीज बिल्कुल खराब होती हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें होती है तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में बता देता हूं। क्योंकि हर टॉपिक पर वीडियो बना पाना एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगा करके आसान नहीं है, मुश्किल होता है। मैं चाहता हूं कि आप ये चीज समझो, थोड़ी सी नाराज मत हुआ करो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई तो मैं करता ही हूं, आपको पता ही है। और आपके हर रिक्वेस्ट पर मैं टॉपिक भी अपलोड कर दूं आप लोगों के साथ में, ये कोशिश भी रहती है। ठीक है, तो केफिन टेक्नोलॉजीज IAM/NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और शुरू करते कंपनी के बारे में, क्या है कंपनी, क्या करती है कंपनी। और पहले यहां पर इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी की नोट कर लो। 12 नवंबर एक इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी की हो चुकी है। 17 नवंबर इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी कल के दिन थी। अब 18 और 20 ये दो इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी की रहती है। 18 तारीख को एवेंडस स्पार्क के साथ कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है और 20 तारीख को कोटक मिड कैप। कमेंट बॉक्स में बताना एवेंडस स्पार्क के साथ और किस कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है। कमेंट बॉक्स में बताओ। रिसेंटली आपको याद होगा मैं इसको लगातार डिस्कस भी कर रहा था। एवेंडस स्पार्क कौन सी कंपनी, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो आप बता सकते हो। ठीक है, किस कंपनी के साथ इनकी इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी रिसेंटली, बताना कमेंट बॉक्स में। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 22.89% और आपके एफआईएस के पास 25.53% होल्डिंग है। डीआईएस 24.81 है और पब्लिक 26.76% है। रिसेंटली पब्लिक ने ज्यादा खरीदारी करी है। अगर आप देखोगे 21.74% से पब्लिक लगातार खरीदते खरीदते आ चुकी है 26.76। अब ये डाटा पब्लिक का इकट्ठा हुआ है एक साल के अंदर अंदर, सितंबर 2024 से 2025 के बीच में। अब एक बार देखते हैं इसका चार्ट क्या दिखा रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक ने रिटर्न बहुत दिया है क्या? बल्कि देखे तो यहां पर ना नहीं दिया है। ठीक है, मतलब सितंबर 2024 में आपसे लगभग 1000 पे, और 1000 से स्टॉक गया लगभग 1700 पे, नहीं 1700 नहीं 1500 के आसपास। ठीक है, 1000 से 1500, यानी कि इस टाइम फ्रेम के अंदर रिटर्न दिया। यानी अगर आप देखोगे सितंबर 2024 के अंदर आपके पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, वहां से 21% से लगातार बढ़ती देखने को मिले सितंबर 2024 से। तो अगर हम यहां पर देखें तो इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक को थोड़ा बहुत रिटर्न भले ही यहां पर मिला होगा, थोड़ा सा रिटर्न हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर आपकी जो पब्लिक है उनको यहां पर रिटर्न मिला होगा। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे पब्लिक की होल्डिंग और बढ़ती गई, स्टॉक पर गिरावट ज्यादा देखने को मिली है। अब हमें यहां पर चाहिए लार्ज एंटिटीज जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखे के फिनटेक के अंदर। ऑलरेडी आपके एफआई थोड़ा बहुत सेल कर चुके हैं 27.81 से 25.53, जो कि सेलिंग है बट इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन पब्लिक उसके अगेंस्ट में ज्यादा खरीद रही है, यानी एफआई जितना सेल कर रहे हैं वो कम है, बट स्टिल पब्लिक जो खरीद रही है वो डीआई से भी खरीद रही है, वो ज्यादा खरीदा रही है। ठीक है, और थोड़ा बहुत प्रमोटर ने भी यहां पर बेचा है। ओवरऑल शेयर ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न दे चुका है। हमें यह भी देखना है कि एक रिटर्न बहुत स्ट्रांग दे चुका है। कहां से? लगभग लगभग 200-250 रुपए से लगभग 1500 तक के रिटर्न ये दे चुका है। कोई भी स्टॉक जब इस तरह की रैली आपको दिखाए, फिर बाद में आपको क्या मिलता है? एक साइडवेज पैटर्न। और अभी जो कंडीशन चार्ट पर बन रही है उसको समझेंगे। एक बार रिजल्ट्स भी कंपनी के देख लेते हैं। सितंबर 2025 में कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। रेवेन्यू 309 करोड़ का था। ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का स्ट्रांग गया। उसके बाद में कंपनी के प्रॉफिट्स पर आते हैं तो 93 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट गया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्ट्रांग है। तो ओवरऑल कंपनी आपको क्या नजर आ रही है यहां पर रिजल्ट्स पे? एक स्टेगनेंट ग्रोथ है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बेंचमार्क कंपनी लगा रही है। जैसे आप यहां पर देखोगे 290 करोड़ कंपनी का आया था, उसके बाद डिप, एक और डिप, और फिर कंपनी वापस से रिकवरी की तरफ जा रही है। यानी सितंबर क्वार्टर कंपनी का बेस्ट क्वार्टर है। उसके बाद में दिसंबर क्वार्टर और अच्छा क्वार्टर देखने को मिलता है कंपनी का। फिर जून और मार्च काफी फीके देखने को मिलते हैं। तो अगली नजर मुझे लगता है कि लार्ज एंटिटीज की जो रहेगी वो दिसंबर क्वार्टर पर रहेगी, जिस पीरियड में अभी हम यहां पर चल रहे हैं।
ठीक है। तो दिसंबर क्वार्टर में और अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आने के चांसेस है, और ऑलरेडी स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहां पर एक ना साइडवेज पैटर्न पर लग चुका है, ठीक है। तो उन रिजल्ट्स पर रिफ्लेक्ट कर सकता है इसका शेयर का प्राइस। तो अभी ये कंडीशन है, कंपनी अच्छी दिख रही है, लेकिन यार एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट एक्सपर्ट्स ना बहुत जल्दी बुलिश हो जाते हैं। 29 अक्टूबर की मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से। इन्होंने टारगेट दिया 1400 रुपए का बाय की रेटिंग, और आपको पता है 29 अक्टूबर को जब इनकी ये रिपोर्ट आई ना एमके ग्लोबल की 1400 के टारगेट के साथ में, तब पता है आप कहां पर थे? एक बार स्क्रीन पर देखना, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को के फिनटेक को भी रेगुलर डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। सब्सक्राइब कर दो तो कर दिया करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग देखना चाहते हो, ठीक है। यहां पर थे आप, एक बार इधर देखो स्क्रीन पर, यहां पे लगभग लगभग 1200 के पास थे आप, लगभग 1200 के पास थे, जहां पर गिरावट आई है। और यही 29 अक्टूबर को मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 1400 1500 देखने को मिले, ठीक है। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट दिए जब आप टॉप पर थे, वहां से इन्वेस्टर को मिला धोखा। और एमके ग्लोबल ही नहीं, बल्कि अगर आप और मार्केट एक्सपर्ट्स देखोगे जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने भी 1300 का टारगेट दिया था, न्यूट्रल रेटिंग इनकी थी। और अगले मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास एक और आते हैं, आनंद राठी, इन्होंने 1572 का टारगेट दिया था बाइंग की रेटिंग के साथ में, और काफी बुलिश नजर आए थे। 28 अक्टूबर की इनकी ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश थे, लेकिन उसके बाद से गिरावट दिख रही है। ये तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने जो भी टारगेट दिए उसके बाद लगातार गिरावट आई है स्टॉक के अंदर, और इस समय आप लगभग 950 के पास काम कर रहे हो। कितने का प्राइस इस समय चल रहा है? लगभग 1092 है शायद से, ठीक है। 1092 का प्राइस इस समय चल रहा है। अब ये लॉन्ग टर्म चार्ट इस समय आपके सामने है। आप यहां पर क्या देख पा रहे हो? पिछले लगभग एक साल से ज्यादा का चार्ट आपके पास खुला हुआ है। आपको नजर आता है कि स्टॉक ने एक बड़ी रैली दी, बड़ी रैली देने के बाद एक बड़ी फॉल भी यहां पर देखने को मिली। लगभग लगभग 1700 के आसपास ही स्टॉक चला गया था, लगभग 1700 के आसपास स्टॉक चला गया। वहां से फिर ड्रॉप आता है तो 750 रुपए नीचे गिर जाता है, फिर वापस एक रैली शुरू करता है और टॉप लगाता है 1350 के आसपास। वहां से फिर गिरावट आपके पास आती है, और अब क्या कर रहे हो आप लोग? कंसोलिडेट कर रहे हो। यूजुअली इस तरह का पैटर्न जब भी आपको दिखता है एक बड़ी रैली के बाद में, वहां पर ना आपके पास एक रफ चार्ट बनता है। रफ चार्ट क्या होता है? रफ चार्ट होता है एक बड़ी रैली आती है आपके पास, स्लो मोमेंटम के अंदर स्लो ग्रोथ आता है बड़ी रैली में, फिर बाद में लगातार आपके पास बड़ी गिरावट आती है। अब यहां पर सिमिलर सिचुएशन आपके पास, 3 सेशन बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, फिर कंसोलिडेट करा, फिर से एक रैली दी, फिर मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट आए, फिर आपकी बड़ी गिरावट आ गई, फिर से एक सेशन रन दिया, फिर लगातार कंसोलिडेट किया। शायद यहां से फिर से एक रन देने जाए तो आपका रिस्ट्रिक्शन कितने पे बनता है? 1120 पे। ये आपका रिस्ट्रिक्शन बन जाता है नेक्स्ट। यानी कि रफ पैटर्न है, आपको छोटी छोटी रैलीज दिखती है। बेस कितने पे? आपका बेस आपका है 1020 पे। तो ये आपका बन जाता है एक कंसोलिडेशन जोन। रफ पैटर्न पे आपको छोटी छोटी रैली मिलती है और छोटे छोटे फॉल्स मिलते हैं। देखना ये होता है कि कोई भी रफ पैटर्न ना कंसोलिडेट करना जरूरी है एक बेस और एक रिस्ट्रिक्शन के बीच में। अगर इस तरह की पोजीशन आती है तो कभी भी आपका अपवर्ड एजेस पैटर्न बनेगा, तो उसके लिए आपके पास एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी जिसका आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। ये होता है कंसोलिडेशन पैटर्न, जिस पर अभी इस समय स्टॉक है 1020 से लेकर के 1120। अब रफ पैटर्न ये तब बनेगा जब आपके ये बेसेस ना टूटना शुरू होंगे। उस कंडीशन पर आपका चार्ट कुछ इस तरह से चलेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह की पोजीशन चार्ट में बन रही हो, आपको रफ पैटर्न मिलता है। रफ पैटर्न यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करने पर काम करते हैं। आपको यहां पर ज्यादा लार्ज एंटिटीज नहीं दिखेंगी, आपको यहां पर ज्यादातर दिखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो एक्यूमुलेशन पर काम करते हैं। और लार्ज एंटिटीज आपकी तब तक यहां पर एंटर नहीं होती जब तक ये पूरा पैटर्न एक कंसोलिडेशन फॉर्म में ना हो, एक रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए कंपनी कोई पॉजिटिव न्यूज ना दे रही हो। तो ये कंडीशन के फिनटेक की इस समय। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।